हेलो प्यारे भावी डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंग्लिश एनसीईआरटी की जो ये चैप्टर था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वो ख़त्म किया है। अब हम शुरू कर रहे हैं हिंदी में वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। बड़ा चैप्टर है, छोटे छोटे जो एक एक आवर्स के जो लेक्चर्स हैं वो हम यहाँ पर यूट्यूब पर डालेंगे। और आज हम इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए। पढ़ना क्या क्या यहाँ पर, पहले मेंडल के वंशागतिकी के नियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक जीन की वंशागति पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दो जीन की वंशागति, फिर उसके बाद बहुजीनी वंशागति, फिर उसके बाद बहुप्रभाविता, उसके बाद लिंग निर्धारण, और उसके बाद उत्परिवर्तन, और लास्ट में है आनुवंशिक विकार। अच्छा चैप्टर है। और हिंदी में एनसीईआरटी में प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी हैं, उनको सही करते हुए चलेंगे अपन। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है, किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं? या आम के बीज से आम का पौधा ही उगता है, कोई अन्य पौधा क्यों नहीं? मतलब आपको सोचने की जनरल लाइन दे रही है, ये नहीं है कि यार ये क्या बकवास लाइनें लिखी हुई है। वो आपको सोचने के लिए बेस दे रहा है कि कभी दिमाग इस चीज में गया है कि क्यों हाथी के जो है वो हाथी का बच्चा ही होता है। यदि आम का पेड़ लगाते हैं तो आम का पेड़ ही तैयार होता है। ठीक है, माना कि संतति अपने जनकों से मिलती जुलती है, पर क्या वह उनसे बिल्कुल ही अभिन्न होती है या उनके लक्षणों में कुछ भिन्नता दिखती है? अब हम जो है अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं दिखते हैं। हम में जो है वो थोड़ी बहुत क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं। क्या तुमने कभी आश्चर्य किया है कि सहोदर कभी एक जैसे दिखते हैं या फिर कभी कभी अलग क्यों दिखते हैं? इवन भाई बहन या फिर भाई भाई में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो दिखता है। कई बार जो है वो सिमिलर होते हैं, कई बार जो है वो अलग अलग दिखते हैं। इसका रीज़न क्या है? एक्चुअल में इसी का जो पूरा जो मतलब कंक्लूजन है वही जेनेटिक्स है, इसी का जो रिजल्ट है वही जेनेटिक्स है। जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवंशिकी, जिसे आप आनुवंशिकी विज्ञान या अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं, ऐसे तथा इनसे संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करती है। मतलब साइंस में इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमने एक ब्रांच डेवलप की है, और वो शाखा जो है उसे हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। इस शाखा में वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन होता है। डेफिनेशन है ये, ठीक है। आनुवंशिकी की डेफिनेशन क्या होगी? विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विविधता, मतलब इनहेरिटेंस और वेरिएशन, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो, दोनों का अध्ययन होता है। अर्थात यह विचार किया जाता है कि जनक तथा संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है। क्या रीजन रहा कि थोड़ी बहुत वेरिएशन डेवलप हुई, और क्या रीजन रहा कि वो थोड़ा बहुत जो है वो सिमिलर रहा। ठीक, वंशागति आनुवंशिकी का आधार है। मतलब यहाँ पर हेरिडिटी जो है उसको बोल रहा है, यहाँ जो वंशागति है उसको बोल रहा है। यहाँ हेरिडिटी जो है इसके बारे में कह रहा है कि हेरिडिटी जो है और जो जेनेटिक्स का बेस माना जाता है, मतलब वंशागति जो है वो आनुवंशिकी का आधार होता है। ठीक, अब दो वर्ड है हमारे पास, एक वर्ड है हेरिडिटी और एक वर्ड है इनहेरिटेंस। दोनों में क्या डिफरेंस है? हेरिडिटी ब्रॉड टर्म है और इनहेरिटेंस जो है वो थोड़ी छोटी टर्म है। मतलब हेरिडिटी का तो मतलब है कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी पेरेंट्स से क्या मिल रहा है, दैट इज हेरिडिटी। और इनहेरिटेंस जो है उसका मतलब होता है कि हेरिडिटी का जो प्रोसेस है ना, ये जो इनहेरिटेंस है ये तो प्रोसेस है, और पूरा प्रक्रम जो है उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कह देते हैं। ठीक, वंशागति वह प्रक्रम है, इसका मतलब वंशागति कौन सी वाली? इनहेरिटेंस। हिंदी एनसीईआरटी ने दोनों जगह जो है वो हेरिडिटी को भी वंशागति लिखा है और इनहेरिटेंस को भी वंशागति लिखा है। इन जनरल इन दोनों टर्म को सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची यूज कर लेते हैं। ठीक, वंशागति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं।
मतलब इनहेरिटेंस वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसमें लक्षण जो है वो जनक से संतति मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं, तथा विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। यानी कि डिग्री ऑफ चेंज, हम ये कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स थे, जनक थे, उनसे संतति में कितनी वेरिएशन यानी कि कितनी विभिन्नता आई है, उसे हम विविधता या फिर अंग्रेजी में हम उसे क्या कह देते हैं, वेरिएशन कह देते हैं। और जब हम विविधता यानी कि वेरिएशन और इनहेरिटेंस यानी कि वंशागतिकी का अध्ययन यदि किसी साइंस में करते हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं, आनुवंशिकी कह देते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि यहां ये बताना चाह रहा है कि कितना समय पहले ह्यूमन को ये नॉलेज थी, ये ज्ञान था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो लक्षण गमन कर रहे हैं। ठीक है, ये आनुवंशिकी से पहले भी था। ये जो ज्ञान है थोड़ा बहुत अनऑर्गेनाइज्ड ज्ञान, ये वंशागति से पहले भी था। ठीक है, तो ये क्या बताना चाह रहा है, मानव को 8000 से 10,000 ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट। ठीक, अब यहां पर बेटा जो बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी जो होता है वो उल्टा चलता है, तो यहां पर जो है वो 10,000 नहीं आएगा, ये एक जीरो फालतू लगा रखा है इन्होंने, यहां पर आएगा 8000 से 1000 ईसा वर्ष ईसा पूर्व। यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छुपा है। मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो ये जानते थे कि विविधता जो है यानी कि वेरिएशन जो है वो ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के कारण जो है वो हो रही है। ठीक है, उसमें पादप और जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया तथा उनसे इच्छित लक्षणों के जीव प्राप्त किए। अब आप देखो कि इंडिया में गाय भैंसों की बहुत सारी नस्लें जो है वो चलती हैं, जैसे मुर्रा है, जाफराबादी है, नागौरी है, गाय की यदि देखें तो साहिवाल है, ठीक है, गिर है, थार पारकर है। ये बहुत सारी नस्लें जो है ये आनुवंशिकी से तो नहीं बनी है, ये तो बहुत समय पहले से जो है वो चली आ रही हैं। इनको कैसे बनाया गया, जंगल में जो ये जंगली थे उस समय इनको घर पे रखा गया, और घर पे रखने को यानी कि पालने को क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन यानी ग्रामीण कहते हैं। और ग्रामीण उन्हीं का किया गया जिनके पास सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और लक्षणों के आधार पर इनको सेलेक्ट करना क्या कहलाता है, कृत्रिम चयन कहलाता है। तो इनको तैयार करने के मेनली दो बेस थे, एक तो इनको कृत्रिम रूप से तैयार किया गया तो हम उसे कह देते हैं कृत्रिम चयन कह देते हैं, और दूसरा जो है हम उसे कह देते हैं ग्रामीण यानी कि इनको पाला गया, इनको रखा गया। ठीक, बताएगा आगे उदाहरण पुराने जंगली गायों के कृत्रिम चयन। ठीक है, मतलब जिसे आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हो। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ इनका, हमने अपनी तरफ से देख के किया कि यार ये जो नस्ल है ये अच्छी क्वालिटी की है तो हमने उसको सेलेक्ट किया, जिसे हम कृत्रिम चयन कहते हैं। और फिर उसके बाद पालतू बनाकर, जिसको एक और टर्म यूज करते हैं जिसे हम ग्रामीण कहते हैं या अंग्रेजी में कहते हैं डोमेस्टिकेशन। पालतू बनाकर हमने आज उच्च भारतीय किस्में प्राप्त कर ली हैं, जैसे पंजाब की साहिवाल गायें। अच्छी दूध की अच्छी क्वालिटी वाली गायें होती हैं, मतलब इनमें जो मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी है, दुग्ध के उत्पादन की जो क्षमता है वो अच्छी खासी होती है। हमें मानना पड़ता है कि भले ही हमारे पूर्वजों को लक्षणों की वंशागति और विविधता का ज्ञान था, किंतु उनको इन घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी। नॉलेज थी लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड थी। ये नहीं था, मतलब वहाँ फैक्टर नहीं पता थे उनको, जीन नहीं पता थे, क्रोमोसोम नहीं पता थे, क्योंकि ये सब तो साइंस से आया है। तो उन्हें पता था कि ये जो मतलब हम वेरिएशन देख रहे हैं, ये वेरिएशन रिजल्ट है किसका, लैंगिक जनन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो रिजल्ट माने जाते हैं। ठीक है, इनको जो बताने वाले थे, मतलब इसके ऊपर जो आनुवंशिकी के ऊपर जो सबसे पहले प्रकाश डालने वाले साइंटिस्ट थे वो थे मेंडल, ग्रेगर जोहान मेंडल। छोटी क्लासेस में भी हम मेंडल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया के हेजेंडॉर्फ प्रांत जो है उसमें जन्मे थे, ये किसान परिवार में जन्मे थे, और मतलब इनकी एजुकेशन होने के बाद ये चर्च में चले गए थे, और चर्च में जाकर वहाँ पर पादरी के रूप में इन्होंने अपना जो
काम है वो किया था। वहीं जो मेहनताना मिलता था इनको पादरी के रूप में, उसी से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो मटर के प्लांट पर शुरू किए थे, मटर के पादप पर शुरू किए थे। और इन्होंने ना अपना जो ज्ञान लिया था वो ज्ञान था इनका हाइब्रिडाइजेशन पे, संकरण पे। बाद में इनको चर्च से ही यूनिवर्सिटी ऑफ वियना भेजा गया था, और यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में इन्होंने बॉटनी और मैथमेटिक्स दोनों की पढ़ाई की थी। और वहाँ पर इन्होंने मेन जो इनको वहाँ जो बताया गया था वो हाइब्रिडाइजेशन, संकरण पर था। तो एक्चुअल में ये अपने एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक्स तो बाद में बेटसन ने नाम दिया जेनेटिक्स, तो इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो हाइब्रिडाइजेशन पर किए थे, संकरण पर किए थे। और उसके बाद इन्होंने उन संकरणों के आधार पर 4 पोस्टुलेशंस, अवधारणाएं दी थी, जिन्हें आज हम मेंडल के 3 नियम कहते हैं। और उन 3 नियमों के बारे में उन्होंने बताया था, और जेनेटिक्स में काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशंस मेंडल द्वारा दी गई थी। थोड़ा बहुत हम यहाँ मेंडल को देखेंगे। थोड़ा बहुत मतलब क्लासिकल जेनेटिक्स जो है वो हमेशा कहाँ से शुरू होती है? मेंडल से ही शुरू होती है। देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही आनुवंशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। जो है वो मेंडल ने ही ये सब शुरू किया था। ग्रेगोर मेंडल ने उद्यान मटर, याद रखना बेटा, उद्यान मटर जो है वो गार्डन पी, जिसे हम पाइसम सेटाइवम भी कहते हैं। कई बार उद्यान मटर की जगह जो है वो क्या कर देता, पाइसम सेटाइवम कर देता है, के पौधे पर 7 वर्षों, कब? 1856 से लेके और 1863 तक, मतलब ये 7 सालों में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। और बेटा ये क्वेश्चन जो है वो आ भी चुका है, तो थोड़ा याद रखना कि मेंडल के जो वर्क की ड्यूरेशन थी वो कितनी थी, ठीक है। तब संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया, जिन्हें आज हम 3 नियमों के नाम से जानते हैं। सांख्यिकी है, यानी कि स्टैटिकल, मैंने बोला ना इन्होंने मैथमेटिक्स की पढ़ाई की थी, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो है वो स्टैटिकल डाटा रखे थे जो बहुत एक्यूरेट थे। तथा गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया। अन्वेषण मतलब जो नया डिस्कवरीज करते हैं उसको अन्वेषण कह देते हैं। कह रहा है कि मेंडल ने मैथमेटिक्स यूज किया, और मैथमेटिक्स में भी स्पेशल स्टैटिक्स यूज किया इन्होंने, और स्टैटिक्स यूज करके अपने नियमों को प्रस्तावित किया। देखते हैं क्या है। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। अच्छी लाइन है बेटा। एक्चुअल में जब वो उन्होंने पी प्लांट सेलेक्ट किया, तो पी प्लांट में जब वो F1 जनरेशन में स्टडी कर रहे थे, F2 में स्टडी कर रहे थे, तो उनके पास सैंपलिंग बहुत ज़्यादा थी, और सैंपलिंग ज़्यादा होने के कारण उनका काम जो है वो बहुत आसान हो गया था। और उनका जो काम था उसको क्रेडिबिलिटी जो मिली वो इसी कारण मिली कि उसका जो प्रोजेनी थे वो बहुत ज़्यादा थे। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागति नियमों में व्यापकता थी, और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे। अच्छी लाइन है बेटा। कह रहा है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किए, फिर बाद में उनका पोस्टुलेशन दिया, तो वो सब जो है वो मेंडल के विचार नहीं थे। विचार मतलब कि हवाई विचार मेंडल ने लिख दिया कि शायद ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं था। उन्होंने बाकायदा अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया और विश्वसनीयता के साथ सिद्ध किया कि ये सब जो है वो इनहेरिटेंस इस तरह से होती है, ठीक। मेंडल ने मटर के पौधों के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे। विपरीतार्थ का मतलब होता है जो एक दूसरे के उलट थे, विपरीत थे, ठीक है। हम बोलते हैं विपर्यासी लक्षण, जिसको हम बोलते हैं कि जो कैरेक्टर्स, जैसे एक मान लो टोल है तो दूसरा बिल्कुल ड्वार्फ था, तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। तो क्या बोल रहा है, उन लक्षणों पर विचार किया, उन कैरेक्टर्स पर विचार किया जो एक दूसरे से बिल्कुल क्या थे, विपरीत थे। जैसे लंबे तथा बौने पौधे, पीले तथा हरे बीज। इनके कारण उसे वंशागति नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली।
उन्होंने नियम जो है अपने, उनका एक जो है वो जेनेटिक्स में सक्सेस होने का रीजन ये भी था कि उन्होंने पी प्लांट में जो कैरेक्टर लिए थे वो दोनों के दोनों मतलब कैरेक्टर्स जो लिए थे वो कैरेक्टर्स कैसे थे, सारे मतलब 7 कैरेक्टर लिए थे उन्होंने, और सातों के सातों जो है वो कैसे थे, एक दूसरे के विपरीत थे। बाद में वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया जिससे विविध नैसर्गिक घटनाएं और उनमें निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया जा सका। बाद में बहुत सारे साइंटिस्टों ने इन पर डिस्कवरीज भी की। मेंडल ने अनेक तद्रुप प्रजनन सम, बेटा देखो हिंदी है तो कठिन वर्ड जो है वो मिलेंगे, यहाँ पर आप जो है वो ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब आप यहाँ पर इनकी अंग्रेजी भी साथ साथ लिखते जाना, कुछ कुछ वर्ड जो आप बहुत अच्छे से पढ़ते आए हो। तद्रुप प्रजनन सम को क्या कह देते हैं, ट्रू ब्रीडिंग कह देते हैं। लगातार स्वपरागण से जो होमोजाइगस डेवलप होते हैं उसे हम तद्रुप प्रजनन यानी कि ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। मटर के शुद्ध वंशकर्मों को लेकर कृत्रिम परागण व पर परागण के प्रयोग किए गए, दोनों तरह का एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया। तद्रुप प्रजनन लिखा है, डेफिनेशन यहाँ पर अच्छी डेफिनेशन है, पूछा भी जा सकता है, एक इसको याद रखना है आपको। तद्रुप प्रजनन सम यानी देखो इसने अंग्रेजी में भी लिखा ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक प्रदर्शित करता है। लगातार स्वपरागण कराते गए कराते गए कराते गए और अब जो कैरेक्टर्स हैं उसके ट्रेट जो हैं वो कैसे हैं, स्थायी हैं, तो हम उसे क्या कह देते हैं, ट्रू ब्रीडिंग कह देते हैं। अब एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, मेंडल ने कितने लक्षण लिए, कितने जोड़ी जो है वो विप्रियासी लक्षण लिए, कितने ट्रू ब्रीडिंग लिए, इन सब से पे बच्चा जो है वो बहुत कंफ्यूज होता है। याद करना क्या लिखता है एनसीईआरटी, मेंडल ने मटर की 14 तद्रुप प्रजनी मटर की किस्मों को छांटा तथा 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब इन दोनों में कंफ्यूजन दूर कैसे करें। आप एक चीज समझिए, मतलब यहां पर मेन बात यह है कि मेंडल जो है वो जेनेटिक्स पर स्टडी करना चाह रहा है, तो उन्होंने क्या किया, जहां पर भी वो अपने एक्सपेरिमेंट करते थे वहां उस एक्सपेरिमेंट पर इन्होंने पहले इन जनरल जो है वो मटर के बीज छिड़क दिए, रैंडमली छिड़क दिए, ठीक है। छिड़कने के बाद अब इन्होंने जो प्लांट है उन पर कैरेक्टर्स को स्टडी करना शुरू किया। उसने जो मेंडल है उसने देखा कि यहां पर जो है वो टोल प्लांट भी है, ड्वार्फ प्लांट भी है, ठीक है। तो टोल और ड्वार्फ दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत विप्रियासी लक्षण है। तो इन्होंने क्या किया, 2 क्यारी ली, उसमें एक में जो है वो टोल ग्रो कराए और एक में जो है वो ड्वार्फ ग्रो कराए, इस तरह से। क्योंकि एक ही प्लांट में मेंडल टोल और ड्वार्फ की स्टडी नहीं कर सकता, क्योंकि कैरेक्टर जो है वो क्या है, विपरीत है। अब एक ही प्लांट टोल भी और ड्वार्फ भी कैसे हो सकता है, तो दोनों अलग अलग जो है वो लिए गए। अब आप बताइए, इसको अलग से ग्रो कराया गया और इसको अलग से ग्रो कराया गया, और टोटल जो कैरेक्टर लिए गए वो 7 कैरेक्टर जो है उन पी प्लांट में से मेंडल ने छांटे थे। तो 7 कैरेक्टर और सातों के विपरीत कैरेक्टर, तो इस तरह से यहां पर जो है वो कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मतलब इन्होंने टोटल जो है वो 14 क्यारी बनाई। देखो पहले तो जो है वो प्लांट की जो है वो लंबाई ले ली, अब लंबाई जो है वो 2 है, दोनों विप्रियासी हैं, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा, जैसे मान लो हम ये ले लेते हैं कि भाई दूसरा हमने पुष्प का रंग ले लिया, दूसरा हमने जो ले लिया वो ले लिया पुष्प का रंग। अब पुष्प का रंग यहां पर लिया तो एक जैसे मान लो कलर है वो बैंगनी है, वायोलेट है, और दूसरा है सफेद है। तो आप मुझे ये बताइए कि एक ही प्लांट पर बैंगनी और सफेद कलर के पुष्प कैसे लग सकते हैं, संभव नहीं है। तो इसका मतलब एक जो प्लांट इन्होंने ग्रो कराया वो बैंगनी कलर वाला ग्रो कराया और एक जो कराया वो इन्होंने सफेद कलर वाला ग्रो कराया। तो आप बताइए यहां पर मेंडल ने मटर की जो वैरायटी सेलेक्ट की, जो तद्रुप प्रजननी थी, मतलब जो लगातार सेल्फ पोलिनेशन से आ रही थी,
वो जो वैरायटी ली वो कितनी ली, 14 वैरायटी जो है वो उठाई थी। कितनी वैरायटी, 14 तद्रुप प्रजननी जो है वो इसने वैरायटी उठाई थी। और टोटल यहां पर लक्षण आप बताओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल लक्षण कितने हो गए, 7 हो गए। कितने, देखो यहां लिखा भी है 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया गया। और यदि ट्रेट पूछे तो ट्रेट कितने हो गए, 14 हो गए। टोटल ट्रेट यदि पूछे यानी विशेषक जिनको आप बोल रहे हो वो कितने हो गए, 14 हो गए। अगर कैरेक्टर्स पूछे और कैरेक्टर्स जो है वो पेयर में जाएंगे तो कैरेक्टर्स कितने हो गए, 7 पेयर। यानी कि ट्रेट भी कितने हो गए, 7 पेयर में हो गए। और सिंगल सिंगल के लिए आप ट्रेट और जो कैरेक्टर है उनको आप सिनोनिम्स के रूप में यूज कर सकते हो। और यदि आपसे यह पूछा, हालांकि सबसे ज्यादा पूछा यह जाता है कि मेंडल ने मटर की 14 तद्रुप प्रजननी मटर की किस्मों को छाटा, अर्थात 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया, इनके अन्य लक्षण समान थे। यह भी एक अच्छी लाइन है। यहां पर टोल और ड्वार्फ प्लांट जो है वो ग्रो करा रखे हैं, तो ये दोनों जो है ना वो केवल एक कैरेक्टर में डिफरेंस है, बाकी 13 जो तद्रुप प्रजननी है उनमें सब के सब लक्षण क्या है, समान है। केवल एक एक लक्षण जो है वो सब में क्या है, डिफरेंट है। ठीक, इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार है, चिकने झुर्रीदार, चिकने का मतलब होता है स्मूथ, जो सीड जो है वो राउंड सीड थे, और कुछ जिसको आप चिकने राउंड बोल दो, स्मूथ बोल दो, ठीक है। और दूसरा झुर्रीदार बीज, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। पीले और हरे बीज, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। फूली हुई या सिकुड़ी हुई फलियां, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। हरी वो पीली फलियां, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। लंबे व बोने पौधे, ये भी एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक है, तो उन्होंने टोटल 7 पेयर जो है वो विपरीयासी लक्षण लिए थे और 14 जो है उन्होंने ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी जो है वो सेलेक्ट की थी। आगे चलते हैं। ये यहां पर दिए गए हैं मेंडल द्वारा अध्ययन किए मटर के विपरीयासी विशेषक। ठीक है, विशेषक यहां पर देखो इसने जो यूज किया है वो टर्म ट्रेट यूज किया है, विशेषक यूज किया है। ठीक है, क्योंकि ये तो लक्षण है, ठीक है, और यहां पर जो है अगर वो लंबा या बोना, तो ये दोनों क्या हो गए, उसके विशेषक हो गए। मतलब टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, हम उसे क्या कह देते हैं, ट्रेट कह देते हैं। जैसे मान लो आपसे कोई कह दे पादप की लंबाई, तो ये तो क्या लक्षण है। और यदि लंबा या बोने की बात हो रही है तो लंबा या बोना, तो लंबा और बोना दोनों क्या है, ट्रेट है। ठीक है, जैसे जीन, जीन की जो यूनिट है, वेरियस टाइप है, हम उसे एलील कह देते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव टाइप। तो ऐसे ही यहां पर भी जो है वो ट्रेट है। तो सबसे पहला लिया गया है तने की ऊंचाई, यानी कि पादप की ऊंचाई कितनी है। अब पादप की ऊंचाई दोनों है, लंबा और बोना दोनों। ठीक है, फूल का रंग, फूल की स्थिति, अक्षीय और अंत, अक्षीय मतलब एक्सियल और अंत मतलब टर्मिनल। ठीक है, इसके बाद फली का आकार, फूला और सिकुड़ा, बेटा पूछ लेता है, याद रखना इसको। मतलब इस तरह के भी क्वेश्चन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है। अभी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस उसमें पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो केवल होमोजाइगस में अपीयर होता है या केवल जो है वो समयुग्म की स्थिति में अपने आप को अपीयर करता है। ठीक, फली का आकार हो गया, फली का रंग हो गया, बीज का आकार हो गया और बीज का रंग हो गया। ये 7 जोड़ी विपरीयासी लक्षण जो है वो मेंडल ने उठाए थे, यानी कि 14 जो तद्रुप प्रजनन वाली जो किस्में हैं वो उन्होंने यूज की थी। देखो एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके दिखा रखा है। ये आपके सामने एक पी फ्लावर है वो बता रखा है। यदि आपने पढ़ा होगा तो पी का जो फ्लावर होता है, पी जो है वो फैबेसी फैमिली में आता है और इसके अंदर जो एस्टिवेशन होता है, यानी कि पेटल्स का जो दल होते हैं उनका जो एस्टिवेशन होता है, उनका एस्टिवेशन होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। ठीक है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन का मतलब होता है एक जो है वो सबसे बड़ा जिसे स्टैंडर्ड कहते हैं, 2 साइड में जिन्हें क्या कहते हैं, विंग्स कहते हैं, और 2 सबसे छोटे जिन्हें क्या बोला जाता है, कील कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये दोनों जो है ये सबसे बड़े देखो बाहर वाले हैं, इसमें वर्तिकाग्र भी दिखा रखी है ये वाला, फिर ये जो है वो इन्हें परागकोश भी दिखा रखे हैं, इन्हें पुंकेसर कहते हैं, और ये जो नीचे है जिसे हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर, जो एक्चुअल में किसका निर्माण करती है, फली का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ जैसे मान लो हमें पर परागन कराना है,
पर परागण कराने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पराग कोष को हटाएंगे। और आपको पता है पराग कोष को हटाने को क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। पराग कोष का हटना क्या कहलाता है, विपुंसन कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिजायर्ड जो प्लांट हमारे पास है उसके पराग स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, ये पोलन हमने ट्रांसफर किए और पोलन ट्रांसफर करने के बाद फिर हमारे पास ये जो सीड है ये डेवलप हुआ। यदि आप यहाँ देखो तो दिखा रखा है कि ये जो वायोलेट फ्लावर वाला था और ये जो है वो वाइट फ्लावर वाला था, और जब दोनों का क्रॉस कराया गया तो आने वाली जो प्रोजेनी है वो सारी की सारी कैसे आई, वायलेट फ्लावर वाली आई। ठीक है, वो बाद की बात है, लेकिन इन जनरल यहाँ पर ये दिखा रखा है मटर में संकरण के चरण। तो संकरण के चरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहले मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले लेक्चर में इन सब स्टेप्स पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक जीन की वंशागति पे। एक जीन की वंशागति का मतलब है कि यहाँ पर जो मेंडल थे उन्होंने एक एक जो कैरेक्टर्स है उनकी स्टडी की, तो हम उसे क्या कह देते हैं, एक जीन की वंशागति। कि मतलब एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन यदि हम पढ़ते हैं तो हम उसे कह देते हैं एक जीन की वंशागति। मेंडल ने वंशागत के दौरान के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे व बोने पौधों का संकरण कराया। मटर के लंबे और बोने पौधों का इन्होंने क्या किया, संकरण। मतलब जो लंबे पौधे थे और बोने पौधे थे इन दोनों का इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया। इस प्रयोग द्वारा एक जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया गया। जब भाई एक लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं एक जीन का अध्ययन किया गया। ठीक है, इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकरण पीढ़ी के पौधों को प्राप्त किया। इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी, जिसे अंग्रेजी में फिलियल प्रोजेनी या F1 भी कहा जाता है। जैसे मान लो इन्होंने कैपिटल टी और इसका क्रॉस कराया स्मॉल टी। ये जो है वो प्लांट जो था ये लंबा प्लांट था और ये जो था ये बोना प्लांट था। इन दोनों के बीच क्रॉस कराया तो ये F1 जनरेशन आई। मतलब ये तो थे पेरेंट्स, पैतृक पीढ़ी, और ये जो है इसे F1 पीढ़ी कहते हैं। ऐसे इसे क्या बोला जाता है, F1 यानी कि फिलियल फर्स्ट, यानी कि प्रथम संतति पीढ़ी हम इसको कहते हैं। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे। अब आप यहां पर देखो तो ये एक्चुअल में जो प्लांट आया था ये लंबा प्लांट था। मतलब जब इन दोनों प्लांट से जो सीड आए, जब उनको मेंडल ने उगाया तो देखा कि सारे प्लांट जो हैं वो टॉल थे, ड्वार्फ कोई भी नहीं था यहाँ पर। तो इन्होंने क्या देखा, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे, कोई पौधा यहाँ पर बोना नहीं था। एक बार के लिए तो जो मेंडल था वो बहुत आश्चर्यचकित हुए कि यार ये जो बोने वाले जीन हैं ये क्यों नहीं अपीयर हो रहे हैं, क्या ये कैरेक्टर्स जो हैं वो आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। तो इन्होंने और आगे एक्सपेरिमेंट किया और क्या कहा, इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण प्रयोगों पर भी देखा गया। सात थे तो सातों पर ये जो विशेषकों वाला जो रिजल्ट है वो देखा गया। उन्होंने देखा कि F1 में दो में से एक जनक के लक्षणों की अभिव्यक्ति होती है। बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हम जिसको ये कह देते हैं कि F1 पीढ़ी में केवल टॉल ही आएंगे, उसका ये जो है वो एक्सप्लेनेशन है। उन्होंने देखा कि दो जनकों में से, यानी कि आपने टॉल लंबा प्लांट भी लिया और बोना प्लांट भी लिया, तो जब F1 पीढ़ी आती है तो F1 पीढ़ी में दो में से केवल एक की ही अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। आगे बताया उसने कि प्रभावी है प्रभावी का, लेकिन इनिशियल वो जब देख रहा है कि यार F1 पीढ़ी में केवल कौन आ रहे हैं, टॉल आ रहे हैं, ड्वार्फ तो आ ही नहीं रहे। डोमिनेंट रिसेसिव कंसेप्ट बाद में आता है, पहली बार ये देख रहा है कि केवल एक ही, मतलब दो पेरेंट्स में से केवल एक से समानता दर्शाता है, दूसरे वाले से समानता नहीं दर्शाता है। आगे उन्होंने क्या स्टडी किया, मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वयं परागित किया। अब आपके पास क्या आया था, कैपिटल टी स्मॉल टी आया था। इस कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या कराया गया, सेल्फ पोलिनेट कराया गया। तो यहां पर क्या देखा उन्होंने, स्वयं परागित किया और देखकर आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में प्रत्युत्पन्न कुछ पौधे बोने थे। आप सोचिए कि आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको मेंडल मतलब जो जानकारी, जो अभी जानकारी है वो जानकारी नहीं है, और आपने देखा कि जब F1 में सेल्फ पोलिनेट कराते हैं, बीज बने, उनके बीज को फिर से उगाया गया, तो ये देखा गया कि फिर से जो है वो बोने पौधे जो है वो अपीयर हो गए। तो मेंडल सोचता है कि ये बोने पौधे
F1 में नहीं थे लेकिन कहां वापस अपीयर हो गए, F2 में दोबारा आ गए। तो इसका मतलब ये बोने वाला जो है जीन ये कहीं ना कहीं तो छुपा हुआ था जो कि F2 पीढ़ी में क्या हो गया, अपीयर हो गया। जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया अब प्रदर्शित हो गया। बोने पौधों का अनुपात कुल F2 पौधों का 25% था, जबकि 75% पौधे जो हैं वो लंबे थे। यदि हम इसका क्रॉस कराते हैं तो नॉर्मल क्रॉस कैपिटल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इसके साथ स्मॉल टी। तो ये जो है ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। तो यहां पर 4 में से 3 जो है वो टॉल है और 1 ड्वार्फ है। तो 75% जो है वो क्या है, टॉल है, और ये जो अकेला 25% है ये क्या है, ड्वार्फ है। तो यही रिजल्ट जो है वो मेंडल ने देखा। F2 पौधों का 25% जो है वो था, जबकि 75% जो है वो बोने थे। लंबे तथा बोनेपन के लक्षण जनकों के समान ही थे और इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था। मतलब उसको मीडियम नहीं मिले कहीं भी, कि कहीं लंबे हैं और कहीं बोने हैं और कहीं उसको मीडियम मिल रहे, कहीं भी मीडियम नहीं मिल रहे, कि मतलब दोनों कैरेक्टर्स जो है वो मिक्स नहीं हो रहे, अर्थात सभी या तो लंबे थे और या बोने, मझोले मतलब मीडियम कद के कोई भी नहीं था। तो इसका मतलब कैरेक्टर्स जो है वो कहीं भी, यानी कि जीन जो है वो कहीं भी ब्लेंड यानी कि मिश्रित कहीं भी नहीं हुई। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उनमें भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए। कितने ले रखे, 7, उन सबका स्टडी किया और उसी प्रकार के परिणाम जो है वो प्राप्त हुए। अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनकीय लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक 3:1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुए। ठीक है, मतलब आप देखो ना, 75% रेशो 25%, तो कितना आ गया। और या फिर ऐसे देख लो 1 2 3 और ये 1, तो कितना रेशो आ गया, 3:1 का यहां पर रेशियो आ गया। ठीक है, मतलब 3 जो है वो तो टॉल और 1 जो है वो क्या हुआ, ड्वार्फ। जो F1 में ड्वार्फ छुपा था वो F2 पीढ़ी में फिर से आ गया। ठीक, विपरीत विशेषकों में दोनों F1 या F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया, ना तो F1 में और ना F2 में। इसका मतलब F1 में भी यदि दोनों का इफेक्ट होता तो मीडियम या मझोले आकार के आ चुके होते, और यदि F2 में होता तो वहां भी मझोले मिलते, वहां भी या तो क्या है, टॉल है, या फिर क्या है, ड्वार्फ है। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन प्रेक्षणों के आधार पर ये सारे रिजल्ट जो है वो मेंडल ने देखे, और इन रिजल्ट के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। देखो, कठिन हिंदी दे रखी है, समझना बहुत आसान है। इन सब रिजल्ट के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया, प्रस्ताव दिया उसने क्या, कि कोई वस्तु अपरिवर्तित है, कुछ ना कुछ तो है। वस्तु मतलब कि कुछ ना कुछ तो है जो अपरिवर्तित रूप से, बिना परिवर्तित हुए जनक से कहां जा रही है, संतति में जा रही है। और किसके माध्यम से, युग्मकों के माध्यम से, यानी कि गैमिट जो बन रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, उन गैमिट में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बिना चेंज हुए, बिना अपरिवर्तित हुए जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अच्छी लाइन है बेटा, यहां पर इसको चेंज कर देता है, परिवर्तित, क्वेश्चन गलत हो सकता है। उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होता है। उसने इस वस्तु को कारक या फैक्टर कहा। अब इसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। मेंडल ने उसी को क्या कहा था, फैक्टर कहा था। बाद में हमने इस फैक्टर को क्या नाम, जॉनसन ने इसको क्या नाम दे दिया था, जीन कहा था। बहुत अच्छी बात है, मेंडल कहता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा बिना चेंज हुए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, मैं इसको फैक्टर कहूंगा। बाद में इसी फैक्टर को नाम दे दिया गया क्या, जीन। ठीक है, दूसरे शब्दों में जीन आनुवंशिकता की इकाई है। हम कह देते जीन जो है वो है क्या, इनहेरिटेंस की यूनिट है, यानी कि इसको जेनेटिक्स की यूनिट बोल दो आप। ठीक है,
किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना इसमें निहित होती है। यानी कि जीन में कौन सी इंफॉर्मेशन है, वो सब इंफॉर्मेशन जीन क्या करता है, कोड करता है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। यहां पर यदि मैं जीन की बात करूं तो जीन जो है एक्चुअल में जीन है क्या, डीएनए ही तो है। एक्चुअल में जीन क्या है, डीएनए ही है। या हम कह सकते हैं डीएनए का वो भाग जो प्रोटीन बनाए क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। बहुत जनरलाइज डेफिनेशन है ये। जबकि केमिकल डेफिनेशन, यदि रासायनिक डेफिनेशन इसकी हम दें तो जीन एक्चुअल में क्या है, डीएनए ही तो है। तो ये कह रहा है कि इस जीन के जो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म का मतलब होता है जीन के विभिन्न रूप जो है वो क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। एलील वर्ड जो बना है वो किससे बना है, एलिलोमॉर्फ से। एलिलोमॉर्फ का मतलब होता है एक दूसरे से रिलेशन रखना, और एलिलोमॉर्फ का एब्रिवेटेड फॉर्म, संक्षिप्त रूप जो है उसे हम क्या कह देते हैं, एलील कह देते हैं। तो एलील का मतलब क्या है, एलील का मतलब होता है कि जीन का अल्टरनेट फॉर्म। जीन का अल्टरनेट फॉर्म जो है वो क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। ठीक, यहां पर हम बात करते हैं दूसरे शब्दों में जीन आनुवंशिकता की इकाई है, ठीक है, ये हो गया। और यहां पर युग्म विकल्पी एलील कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा विभिन्न रूप होते हैं। एक ही जीन के सेम रूप भी हो सकते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि थोड़ा सा विभिन्न रूप भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि एक ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें पहला क्रोमोसोम जो है और मम्मी का पहला क्रोमोसोम और पापा का पहला क्रोमोसोम ये दिखने में एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो इस पर यदि कोई जीन प्रेजेंट है, मान लो ये ए जीन प्रेजेंट है, तो यहां पर भी वो जीन प्रेजेंट है। ये कैपिटल ए हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, स्मॉल ए हो सकती है। तो इसने लिख दिया कि इसका थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म जो है वो क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एलील है। जबकि जैसे मान लो यहां पर दूसरा जीन प्रेजेंट है कैपिटल बी, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या है, नॉन एलील है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, देखो। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी कहते हैं। मतलब इसका जैसे दूसरा जो विकल्पी कैरेक्टर है, जैसे मान लो हम कह रहे थे कि कैपिटल टी जो है वो टॉल है, और फिर हमने वहां पर जो है वो स्मॉल टी भी लिया था। तो क्रोमोसोम पर उसी जगह जो है वो एक जीन प्रेजेंट होती है, तो यहां तो या तो कैपिटल टी होगा या फिर क्या होगा, स्मॉल टी होगा। तो ये भी जो है वो दोनों है, तो जीन जो है वो किसके लिए, लंबाई के लिए। लेकिन इसमें यहां पर ये जो है कैपिटल टी जो है वो क्या बता रहा है, ये टॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्मॉल टी जो है वो क्या कर रहा है, ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कैरेक्टर एक ही है, तो ये क्या बोल रहा है, देखो, एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन याद करते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन या जीन का अल्टरनेट एकांतरित फॉर्म जो है वो क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। ठीक है, तो एलील भी क्या है, जीन ही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, यदि हम प्रत्येक जीन को अक्षरों के प्रतीक दें, जैसे हम जीन को लेटर्स के रूप में लिखना शुरू करें, तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होते हैं उसे कैपिटल अक्षर से तथा विपरीत लक्षण की जीन को छोटे अक्षर से व्यक्त किया जाता है। बता रहा हूं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। उदाहरण के लिए ऊंचाई के लक्षण में लंबे के लिए कैपिटल टी और बोने के लिए स्मॉल टी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के युग्म विकल्पी एलील है। यानी कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के, हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी और इंग्लिश में कह देते हैं एलील। इन जनरल हम हिंदी में भी क्या यूज कर लेते हैं, एलील यूज कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में पौधों में ऊंचाई के एलील जोड़े इस प्रकार होंगे, या तो ये होंगे या फिर ये होंगे या फिर ये होंगे। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, तो हो सकता है कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम प्रेजेंट हो, समयुग्म की कह देते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये वाली कंडीशन है, जैसे मान लो कैपिटल टी और दूसरा जो है वो क्या है, स्मॉल टी, ये विषम युग्म की हो गया। हो सकता है कि ये वाली कंडीशन भी हो स्मॉल टी, और ये वाली कंडीशन भी हो सकती है स्मॉल टी। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या एलील है, ये दोनों एक दूसरे के एलील है, ये दोनों एक दूसरे के एलील। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी। मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया कि तद्रुप प्रजनन सम मतलब ट्रू ब्रीडिंग मटर की लंबी व बोनी प्रजाति में एलील जोड़ा समयुग्म की क्रमशः कैपिटल टी व स्मॉल टी। ये तो दोनों किसके रिजल्ट है, किसके रिजल्ट है, ये दोनों तो तद्रुप प्रजनन के।
कैपिटल टी या स्मॉल टी, जिन्हें क्या कहते हैं, जीनोटाइप या फिर क्या बोला जाता है, जीन प्ररूप, और लंबे बोने को फिनोटाइप। यानी कि जैसे आप ये बोल रहे हो कि पादप लंबा है या पादप बोना है, तो ये आपने क्या बोला है, लक्षण प्ररूप बोला है। और यदि आप ये बता रहे हो कि ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है या स्मॉल टी है, तो ये क्या हो गया, जीन प्ररूप हो गया, जीनोटाइप हो गया। ठीक है, जिसे दृश्य प्ररूप भी कह देते हैं, कहा जाता है अगर किसी पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा। सिंपल सी बात है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो उसका फिनोटाइप जो है वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो ये तो जीनोटाइप हो गया और ये क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। फिनोटाइप हमें आकारिक रूप से दिखता है, उसे हम फिनोटाइप कह देते हैं, और जीनोटाइप जीन किस रूप में अरेंजमेंट है उसे हम क्या कह देते हैं, जीनोटाइप कह देते हैं। याद रखना बेटा, ये बहुत बेसिक डेफिनेशंस है जो हमें पूरी जेनेटिक्स में काम आती हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा कि स्किन का कलर जो है वो मान लो डार्क है, तो डार्क जो लिखा है मैंने, ये डार्क यहां पर क्या है, फिनोटाइप है। और यदि मैं लिख रहा हूं कि यहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी, तो इसका मतलब ये क्या है, जीनोटाइप है। ठीक, मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने पाया कि F1 विषम युग्म की कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप देखने में बिल्कुल कैपिटल टी जनक के समान है। आप बताओ, कैपिटल टी ये क्या है, टोल है, और कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये भी क्या है, ये भी टोल है। तो इसका मतलब जो है दोनों का जो लक्षण प्ररूप है वो तो समान है, लेकिन जीन प्ररूप दोनों का क्या है, अलग अलग है। यानी कि एक ये जो लक्षण प्ररूप है, देखो यहां पर ये बोलना चाह रहा है, ये जो लक्षण प्ररूप है, एक लक्षण प्ररूप के दो भिन्न जो है वो जीन प्ररूप हो सकते हैं, लेकिन जीन प्ररूप के भिन्न लक्षण प्ररूप नहीं हो सकते। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। समान होता है, इसलिए इसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी में स्मॉल टी अपना रिजल्ट दे ही नहीं रहा, तो इसका मतलब एक प्रभावी है, कौन वाला, कैपिटल टी वाला, जैसा कि F1 में इसे प्रभावी और दूसरे जो है उसे क्या कह देते हैं, अप्रभावी कह देते हैं। इस प्रयोग में कैपिटल टी लंबाई का कारण और स्मॉल टी जो है वो बोनेपन का कारण के ऊपर प्रभावी हो जाता है। जिन अन्य लक्षण युग्मों में उन्होंने अध्ययन किया वहां भी यही पाया गया। मतलब ये कहने का मतलब इसका ये है, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी में, कि एक ने अपना कैरेक्टर यहां दिखाया ही नहीं, जबकि दूसरा जो है वो दूसरे पे क्या रहा, प्रभावी रहा। एक क्या हो गया, प्रभावी हो गया, जिसने अपना रिजल्ट शो किया वो प्रभावी, जिसने नहीं किया वो क्या हो गया, अप्रभावी। और यहां पर एक चीज और याद रखना बेटा, जो अपना रिजल्ट होमोजाइगस, ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, और हेट्रोजाइगस दोनों के रूप में अपना रिजल्ट शो करे, उस रिजल्ट उसे हम क्या कहेंगे, उसे तो हम कह देंगे कि वो डोमिनेंट है। आप देख लीजिए, ये इसमें भी अपना शो कर रहा है और ये इसमें भी अपना शो कर रहा है, और जो केवल होमोजाइगस में अपना इफेक्ट शो करे उसे हम क्या कह देंगे, उसे हम कहेंगे कि ये जो है वो क्या है, रिसेसिव है। जैसे कि रिसेसिव जो है वो अपना केवल स्मॉल टी में शो कर सकता है, ये अपना हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो नहीं कर सकता है। प्रभाविता और अप्रभाविता की संकल्पना को याद करने के लिए यही सुविधाजनक होगा कि बड़े कैपिटल और छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाए। लंबे के लिए कैपिटल टी और बोने के लिए यदि डी का प्रयोग न करेंगे तो यहाँ गड़बड़ होगी, क्योंकि ये याद रखना कठिन रहेगा, ये याद रखना कठिन रहेगा कि क्या कैपिटल डी और डी एक ही लक्षण के, एक ही जीन के दो एलिल हैं या नहीं। समयुग्म की मामलों में एलिल समान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। विषम युग्म की मामलों में असमान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा एक लक्षण को नियंत्रित जीन के लिहाज से विषम युग्म की है, अतः इसे एकल संकरण या मोनोहाइब्रिड कहते हैं। और कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस को एकल संकर क्रॉस या एकल संकरण हिंदी में कह देते हैं, या अंग्रेजी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह देते हैं। इस प्रेक्षण से कि अप्रभावी जनकीय विशेषक की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण से ही F2PD में हो जाती है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अर्धसूत्रण यानी कि कोशिका विभाजन के समय लंबे और बोने पौधे युग्मकों का उत्पादन करते हैं तो जनकीय जोड़े के एलिल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मान लो ये बोल रहा है कि F2, जैसे मतलब वापस कह रहा है अप्रभावी जनक वापस कैसे आ गया,
स्मॉल टी वापस से कैसे आ गया? तो ये कह रहा है कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ये था, तो जब इसमें गैमेट बने होंगे तो ये दोनों जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और केवल एक ही एलील युग्मक में प्रेषित होगा, केवल एक ही जाएगा। एलील का यह विसंयोजन यादृच्छिक या रैंडम होता है, हम भी जानते हैं, ठीक है। युग्मक में कोई एक एलील होने की संभावना कितने परसेंट होती है? 50% होती है, जानते हैं हम इस बात को भी, ठीक है। ऐसा संकर प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो चुका है। इस प्रकार लंबे कैपिटल टी पौधे के युग्मकों में कैपिटल टी एलील और बोने पौधे में युग्मकों में स्मॉल टी एलील होता है। निषेचन के समय ये दो एलील कैपिटल टी एक जनक से पराग के माध्यम से, ठीक है, और दूसरे स्मॉल टी दूसरे जनक से अंड के माध्यम से आकर युग्मन करने पर ऐसे युग्मनज जो होते हैं निर्माण करते हैं, जिसमें एक एलील कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। क्रॉस करके बता भी चुका हूं, ठीक है। दूसरे शब्दों में संकरों में कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं, क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषकों के एलील होते हैं। इन पौधों को विषम युग्म की यानी कि हेट्रोजाइगस कहा जाता है, बता चुका हूं, ठीक है, ठीक है। पनेट वर्ग नामक आरेख के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों का निर्माण, F1 व F2 संतति पादपों को समझाया जा सकता है। ये जो आपके सामने ये क्रॉस बना रखा है, इन्होंने वर्ग बना रखा है, इसे बोलते हैं पनेट यानी कि पुनेट वर्ग भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें हम जाइगोट बता सकते हैं कि कौन कौन से जाइगोट बनेंगे। एक ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे, इसे ब्रितानकी नहीं, ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट थे, आनुवंशिकविद रेगिनॉल्ड सी पुनेट ने विकसित किया था। यह आरेख आनुवंशिक संकरण प्रयोगों में संतति के सभी संभाव्य जीनोटाइप की गणना के लिए बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। पुनेट स्क्वायर से मेनली हम किसका कैलकुलेशन करते हैं? जीनोटाइप का। सभी संभाव्य युग्मक, संभाव्य का मतलब सभी जिनकी संभावना है बनने की, युग्मकों को सबसे ऊपर की कतार में बाईं तरफ के स्तंभों में दोनों तरफ लिखा जाता है, इधर और इधर दोनों तरफ लिखा जाता है। सारे संभाव्य संयोजक मतलब कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे का प्रतिरूपण नीचे के वर्गों के बक्सों में किया जाता है। सारे का सारा आरेख एक वर्ग की शक्ल में है, बना रखा है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं। पनेट वर्ग में जनकीय लंबे कैपिटल टी बोने स्मॉल टी, ये नर है और ये मादा है। पौधे इनके द्वारा उत्पन्न युग्मक, जिन्हें आप F1 में क्या कह रहे हो, कैपिटल टी स्मॉल टी, संतति पीढ़ी दर्शाए गए हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप में F1 पौधे जो हैं वो स्वपरागित F1 पीढ़ी के नर, उल्टा लिखा है बेटा यहाँ पर, यहाँ जो है वो नर पराग कर लेना और मादा जो है वो क्या कर लेना, अंड कर लेना, के धोतन के लिए मतलब बनने के लिए, ठीक है, के लिए मेल व फीमेल के प्रतीकों को काम में लाया गया। जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के F1 पौधे स्वपरागित किए गए, पर बराबर संख्या में जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के युग्मक उत्पन्न करते हैं, 50-50% करते हैं। जब निषेचन होता है तो जीनोटाइप कैपिटल टी के परागकणों द्वारा जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना होती है, ठीक है, वो सिंपल 50-50% होता है। साथ ही जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल टी के परागकणों का जीनोटाइप कैपिटल टी और जीनोटाइप स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना रहती है। भाई या तो ये कैपिटल टी जैसे ये बना और ये स्मॉल टी बना, तो इनकी जो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 50% है। संयोग आधारित निषेचन का परिणाम यह होता है कि प्रत्युत्पन्न जाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी जीनोटाइप के हो सकते हैं। पनेट वर्ग से आसानी से देखा जा सकता है कि यादृच्छिक निषेचन के परिणाम स्वरूप 1/4 कैपिटल टी 1/2 स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1/4 स्मॉल टी जीनोटाइप पैदा करते हैं। यानी कि कैपिटल टी इसका क्रॉस करते हैं स्मॉल टी के साथ। F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, इसका फिर सेल्फ जो क्रॉस है वो कराया जाता है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर बनता क्या क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। कह रहा है कि ये सब बातें हमें किससे पता लगती है, पुनेट वर्ग से पता लगती है। साथ ही केवल लंबा फिनोटाइप दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। F2 अवस्था में 3/4 पौधे लंबे होते हैं, जिसमें से कुछ कैपिटल टी और कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी होते हैं, ठीक।
बाहर से देखने पर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे में भेद नहीं किया जा सकता, अतः जीनोटाइप जोड़े कैपिटल टी स्मॉल टी से केवल एक ही लक्षण दैट इज कैपिटल टी लंबे की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि लक्षण लंबा बोने लक्षण अर्थात एल टी स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो कह रहा है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हैं, ठीक है, ये तो जो है वो क्या हो गया, इसका जीन प्ररूप हो गया, ये तो इसका क्या हो गया, जीन प्ररूप हो गया। ठीक है, और इसका यदि लक्षण प्ररूप देखा जाए तो हम कहते हैं कि ये जो है वो टोल है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लक्षण प्ररूप हो जाएगा। ठीक है, इसी लक्षण प्रभाविता का यह असर होता है कि F1 के सारे पौधे क्या होते हैं, लंबे होते हैं, चाहे वो कैपिटल टी स्मॉल टी ही हो, और F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे होते हैं, भले ही जीनोटाइप के लिहाज से 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 जो है वो कैपिटल टी हो। अंत में जीनोटाइप अनुपात 3/4 लंबे और 1/4 ठिगने, दूसरे शब्दों में 3:1 का अनुपात पर जीनोटाइप अनुपात होता है 1:1। ये लास्ट लाइन बेटा यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, इस को थोड़ा सा सही करना, मैं इसको सही करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये ट्रांसलेशन जो है ना एनसीईआरटी का, इस ट्रांसलेशन में कम्प्लीटली गड़बड़ दी हुई है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से पढ़ना, या जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। क्या बोल रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद F2 पीढ़ी में 3/4 पौधे लंबे होते हैं, भले ही जीनोटाइप के लिहाज से, ये हो गया। ठीक है, अंत में जीनोटाइप अनुपात 3/4 लंबे और 1/4 ठिगने। तो ये जीनोटाइप अनुपात नहीं है बेटा, ये जो अनुपात है वो फिनोटाइप है, और इस फिनोटाइप को आप क्या कहते हो, लक्षण प्ररूप कहते हो। तो यहाँ पर लक्षण प्ररूप मतलब F2 पीढ़ी में, मैं आपको क्रॉस करके भी बता दूंगा, F2 पीढ़ी में जब आप जैसे ये आप इसका सेल पॉलिनेशन करा रहे हो, तो आप देखो ये आते हैं ना, तो एक 1/4 तो ये आता है, 1/2 ये आता है, और 1/4 ये आता है, यही कंडीशन होती है। तो ये टोटल जो है वो क्या हो गए, ये तो टोल हो गए, और ये क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। तो फिनोटाइप इसका जो आता है वो आता है 3:1। तो ये जीनोटाइप नहीं आएगा, ये फिनोटाइप आएगा, ये गलत है। तो अनुपात ये हो गया, दूसरे शब्दों में 3:1 का अनुपात। पर जीनोटाइप अनुपात जो होता है वो क्या होता है, 1:2:1। ये ठीक है। अब यहां पर एक्चुअल में वो ये समझाना चाह रहा है कि इस क्रॉस में लक्षण प्ररूप जो है वो तो 3:1 होता है, और दूसरे शब्दों में ये तो हो गया एक, लेकिन जीनोटाइप अनुपात जो होता है वो क्या होता है, 1:1। इसमें कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, और स्मॉल टी जो है वो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, आप चाहे से इसको आप यहाँ भी देख सकते हो, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस कराया गया, यहाँ जो है वो एक टाइप का गैमेट, यहाँ भी एक ही टाइप का गैमेट, इस तरह से क्रॉस कराया। तो F1 जनरेशन में आपके पास क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कराया, इसी के साथ सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो यहाँ पर देखो ये दो तरह के गैमेट बने, युग्मक बने, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और यहाँ देखो फिनोटाइप अनुपात जो है वो क्या आया, 3:1, लंबा और बोना। और जीनोटाइप अनुपात यदि देखें तो कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, और स्मॉल टी क्या आया, 1 आया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इससे आगे का देखो बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी का ये अनुपात को गणितीय ax + by का होल स्क्वायर से व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनधारी युग्मक समान आवर्ती 1/2 में रहते हैं। इस पद का इस प्रकार से विस्तार किया जा सकता है। मतलब आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि जैसे मान लो आपने कैपिटल टी और स्मॉल टी 1/2 ले लिया, तो 1/2 कैपिटल टी और 1/2 स्मॉल टी, तो इसको इस तरह से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1/4 तो कैपिटल टी, और 1/2 जो है वो क्या आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1/4 क्या आ गया, स्मॉल टी। या फिर इसको बहुत इजीएस्ट वे में यदि देखना चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे a + b का होल स्क्वायर करते हो तो, ठीक है। तो इसका a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²।
यहाँ मान लो स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल T और स्मॉल b इज इक्वल टू स्मॉल t, तो ये तो क्या हो गया कैपिटल T प्लस 2 कैपिटल T स्मॉल t, और ये क्या हो गया प्लस स्मॉल t, तो एक ये आ गया, एक ये आ गया और 2 ये आ जाएंगे। इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। मेंडल ने F2 पौधों को स्वयं परागित किया, मतलब जो F2 प्लांट थे उनको क्या किया, स्वयं परागित किया, उनको सेल्फ पोलिनेट कराया और पाया कि F3 और F4 पीढ़ियों में F2 के बोने पौधों ने केवल बोने ही पैदा किए। मतलब जब उन्होंने ये देखा कि F2 और F3 F4 के जो प्लांट जो बोने पौधे थे उनको सेल्फ पोलिनेट कराया, तो अब वो देखा कि वो बिल्कुल प्योर थे, वो अगली पीढ़ी में भी क्या पैदा कर रहे थे, बोने ही पैदा कर रहे थे। उसने निष्कर्ष निकाला कि बोनों का जीनोटाइप समयुग्म जी स्मॉल टी है। मैंने आपको बता चुका हूं कि जो अप्रभावी होता है वो केवल समयुग्म की अवस्था में ही जो है वो अपने आप को अपीयर करता है। आप क्या सोचते हो यदि उसने सभी F2 के लंबे पौधों को स्वयं परागित किया होता तो उसे क्या देखने को मिलता? बेटा दोनों तरह के केस देखने को मिलते उसको, क्योंकि उसको कैपिटल टी जो है इसका क्रॉस भी कराना था, तो यहाँ तो 100% क्या मिलते उसको, टॉल मिलते। और यदि कैपिटल T स्मॉल टी और कैपिटल T स्मॉल टी ये भी तो टॉल ही था, इसको भी कराता तो इसको क्या मिलता, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी, तो वही रेशियो आ जाता। यहां पर भी उसको 75-25 का रेशियो मिलता, ठीक। इसके बाद देखो पिछले अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ से यह स्पष्ट है कि गणितीय प्रायिकता के प्रयोग से जीनोटाइप अनुपातों की गणना की जा सकती है, किंतु केवल प्रभावी विशेषक के फिनोटाइप को देखने भर से जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है। मतलब आप जो है वो ये देख के नहीं बता सकते। जैसे मान लो इसने बोला टॉल, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि ये कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि F1 या F2 में लंबे पौधों का जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भविष्य ज्ञात नहीं हो सकता है। इसलिए F2 के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधों का बोने पौधों के साथ संकरण कराया, जिसे हम क्या बोलते हैं, परीक्षार्थी संकरण, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और बेटा आप पुराने को जो है वो पेपर उठा के देखना, हर एग्जाम में टेस्ट क्रॉस से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव, यहाँ पर मटर का पौधा जिसका जीनोटाइप मालूम करना है, परीक्षार्थ जीव हो गया, का अप्रभावी पौधे से संकरण कराया जाता है, न कि स्वपरागण। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस में जिसका आप अपने को जीनोटाइप या जीन प्ररूप निकालना है उसका क्रॉस कराते हैं किसके साथ, रिसेसिव यानी कि अप्रभावी के साथ, ठीक है, जैसा पिछले प्रयोगों में किया गया था। परीक्षार्थी जीव के जीनोटाइप निर्धारण हेतु ऐसे संकरण की संततियों का विशेषण किया जा सकता है, ठीक है। यहां पर हमें इस डायग्राम को देखते हैं, डायग्राम से जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसको समझने के लिए ये टेस्ट क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने जो है वो अच्छा एक्सप्लेन किया है। यहां पर आपने अपनी नेकड आई से देखा कि एक फ्लावर ऐसा लगा हुआ है और ये फ्लावर जो है वो कैसा, वायलेट कलर का है। फ्लावर कैसा है, अब आप मुझे ये बताओ वायलेट जो है वो जीनोटाइप है या फिनोटाइप है? तो ये तो एक्चुअल में क्या है, लक्षण प्ररूप है। अब आप ये जानते हो कि वायलेट लक्षण प्ररूप जो है वो ऐसे भी दिख सकता है और वो ऐसे भी दिख सकता है, तो देखने से तो कहीं नहीं लग रहा कि ये प्लांट ये है या ये है, ये तो इसके जीन प्ररूप से ही पता लगाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दो सिचुएशन हो सकती है इसकी। पहली सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि इसका क्रॉस जो है वो व्हाइट फ्लावर के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर ये दो कंडीशन और ये दो कंडीशन, तो यहाँ सारे पुष्प जो हैं वो क्या दिखे, बैंगनी। अच्छा, इस बैंगनी दिखने के कारण हम यहाँ ये अंदाज़ा, देखो परिणाम ये आया, व्याख्या हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन क्या निकलती है यहाँ पर कि ये जो अनजाना पुष्प मतलब जिसका आप लक्षण प्ररूप पहचान नहीं पा रहे थे, उसका अगर ये रिजल्ट आता है तो उसका लक्षण प्ररूप जो है वो क्या है, समयुग्मजी प्रभावी है। इसका मतलब ये क्या है, कैपिटल W। और यदि इसका व्हाइट फ्लावर के साथ कराते हो, रिजल्ट यदि ये आता है कि 50% जो है वो तो वायलेट है और 50% जो है वो क्या, व्हाइट है, तो ये जो पुष्प है ये कैसा होगा, विषम युग्म की होगा। इस क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस, कि आपको यदि अनजाने पुष्प जिसका निकालना है उसका जीन प्ररूप निकालना हो यदि,
तो उसका क्रॉस आप रिसेसिव के साथ कराते हो, इसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस इज ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस। पनेट वर्ग का प्रयोग करके परीक्षार्थी संकरण में संतति के स्वरूप को ज्ञात करने का प्रयास करो, कर सकते हैं। कोई आपको क्या अनुपात मिलेगा, क्या कह रहा है, पनेट वर्ग का प्रयोग करके परीक्षार्थी संकरण में टेस्ट क्रॉस में, तो आप टेस्ट क्रॉस करवाइए। जैसे मान लो आपने इसके साथ कराया कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ, यही टेस्ट क्रॉस है। तो आप देखो यहां पर जो है वो गैमेट बना सकते हो। ठीक, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो क्या बना, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो 50% तो आपके पास क्या है, टोल आए, और 50% जो है वो आपके पास क्या है, ड्वार्फ आए। तो रेशियो क्या आ गया, 1:1। तो टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:1 होता है मोनो हाइब्रिड के लिए। यही पूछ रहे हैं, यही क्या है, पनेट स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या अनुपात मिला, तो आप लिखोगे 1:1 मिला आपको। इस संकरण प्रयोग को जीनोटाइप का उपयोग करके क्या आप परीक्षार्थी संकरण की एक सामान्य परिभाषा दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कि किसी भी अज्ञात पुष्प, यानी कि अज्ञात पुष्प या हो या अज्ञात पादप हो, उसका जीनोटाइप निर्धारित करने के लिए उसका क्रॉस उसके जो रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराना क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस कहलाता है। ठीक है, एक संकर संकरण प्रयोगों के अपने परीक्षण का आधार बनाकर मेंडल ने इनकी वंशागति संबंधित अपनी समझ को सार के रूप में 2 सामान्य नियम प्रस्तावित किए। आज इन नियमों को वंशागति के नियम या सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है, जिसमें प्रभाविता का नियम आता है और विसंयोजन का नियम आता है। एक्चुअल में मेंडल ने जब इनको सबको जो है वो मतलब पता किया, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे उसने 3 जो है वो अजम्पशंस दिए थे, पोस्टुलेशंस दिए थे। आज उन्हें एनसीईआरटी बताती है कि मेंडल ने 2 नियम दिए, और वो दोनों नियम जो है वो किस पर आधारित थे, एकल संकर संकरण पर आधारित थे। ठीक है, इसके बाद आता है प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम शुरू करेंगे प्रभाविता का नियम। जुड़े रहिए आकाश यूट्यूब के साथ, एकमात्र चैनल जो आपको हिंदी एनसीईआरटी जो है वो रिवाइज कराता है। थैंक यू सो मच।